दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश स्वागत करता हूं आप सभी का बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में। इनकम टैक्स रिटर्न की इस वीडियो सीरीज में अब तक हम लोग सीख चुके हैं फॉर्म ITR 1 और ITR 3 को फाइल करना। अगर आपने मेरे ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पे अभी क्लिक कीजिए। आज के हमारे वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर्म ITR 4 को फाइल करना। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है 1920 और इसका असेसमेंट ईयर है 2021। फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगे हुए हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर अपने ITR को फाइल करना चाहते हैं, वो लोग फॉर्म ITR 4 को यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज के हमारे वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर्म ITR 4 को फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस हिंदी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए समझते हैं फॉर्म ITR 4 क्या होता है। फॉर्म ITR 4 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऐसा फॉर्म है जो उन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने इनकम टैक्स के सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE के अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है और अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी SSE की टर्नओवर रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उस SSE को फॉर्म ITR 3 फाइल करना होगा। फॉर्म ITR 4 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब समझते हैं फॉर्म ITR 4 किन SSEs के लिए एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म्स जिन्होंने रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ बताई गई इनकम्स को अर्न किया है, उनके लिए फॉर्म ITR 4 एप्लीकेबल है। चलिए वन बाय वन इन इनकम्स को स्टडी करते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपने सेक्शन 44AD या 44AE के अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट किया है, या फिर आप किसी प्रोफेशन को रन करते हैं और उस प्रोफेशन से आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न हुई है और सेक्शन 44ADA के अंडर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है, या सैलरी या पेंशन से आपको कोई इनकम अर्न हुई है, या फिर किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई रेंटल इनकम अर्न हुई है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके इस प्रॉपर्टी से पिछले फाइनेंशियल ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं होने चाहिए, ना ही एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसी कंडीशन में आप फॉर्म ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, या फिर रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में अदर सोर्सेज से भी आपको इनकम अर्न हुई है, लेकिन वो इनकम लॉटरी और हॉर्स रेसेस से अर्न नहीं होनी चाहिए। इनकम के इन सभी सोर्सेज से अर्न हुई इनकम का ग्रॉस टोटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म ITR 4 को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ITR के दूसरे फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। चलिए फॉर्म को फिल करने का लाइव डेमो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको incometaxefiling.gov.in/home इस वेबसाइट को अपने वेब ब्राउजर में एक्सेस करना है। इसके बाद आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसके लिए रजिस्टर योरसेल्फ इस लिंक को आपको यूज करना है। ITR फाइल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप जाकर इसे भी चेक कर सकते हैं। जो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हें लॉग इन हेयर इस सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर ID जो कि पैन नंबर होता है, इसके बाद पासवर्ड और इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना है। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इस लिंक पे क्लिक करना है। ऑल्टरनेटिवली आप ई फाइल टैब के अंडर इनकम टैक्स रिटर्न लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन से आप सेम पेज पे लैंड करेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको अपना असेसमेंट ईयर 2021 सिलेक्ट करना है।
नेक्स्ट लिस्ट से आपको फॉर्म ITR 4 सिलेक्ट करना है, फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगी। यहाँ बेसिकली आपको बताया गया है कि आपके फॉर्म ITR 4 में काफी सारी इंफॉर्मेशन पैन डेटाबेस या प्रीवियस रिटर्न हिस्ट्री या फिर फॉर्म 26AS से ऑटो कैप्चर कर लिया गया है। फॉर्म ITR 4 को फाइल करते हुए आपको ये ऑटो फिल इंफॉर्मेशन अच्छे से रिव्यू करनी है और अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके प्रीवियस फाइल किए हुए ITR फॉर्म से ऑटोमेटिकली कैप्चर करके रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड और बैंक के नेम्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इन बैंक अकाउंट्स में से आप कोई एक बैंक अकाउंट रिफंड क्रेडिट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो इस चेक बॉक्स पे टिक करके अपना फॉर्म ITR 4 हिंदी में भी प्रिपेयर और सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने प्रीफिल कंसेंट का डिक्लेरेशन पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको एग्री करना है और कंटिन्यू करना है। इसके बाद फॉर्म ITR 4 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म ITR 4 किन किन एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। इंडिविजुअल्स, HUF, फर्म्स, LLP को छोड़कर जो कि इंडिया में रेजिडेंट है और जिनकी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपए तक है और जिन्होंने सेक्शन 44AD, 44ADA या सेक्शन 44AE के अंडर अपनी रिटर्न को फाइल करने का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, वो लोग फॉर्म ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं या फिर किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो एसएससी फॉर्म ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR फॉर्म का फर्स्ट टैब इंस्ट्रक्शंस का टैब है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं फॉर्म ITR 4 को फाइल करने के लिए। आपको ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने चाहिए और बीच बीच में अपने फॉर्म को सेव ड्राफ्ट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हर टैब को फिल करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर आप 45 मिनट के अंदर इस फॉर्म के रेलेवेंट टैब को फिल नहीं कर पाएंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट टैब है जनरल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पैन डेटाबेस या प्रीवियस रिटर्न से ऑटो फिल है। नॉन ग्रे फील्ड्स में जो डेटा फिल है, अगर आपको उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर A1 से लेकर A13 में आपका नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऑटो फिल है। पॉइंट नंबर A14 में आपका आधार नंबर प्रीफिल्ड है। पॉइंट नंबर 15 पे आपका स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। पॉइंट नंबर 16 में आपका मोबाइल नंबर और पॉइंट नंबर 18 में आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। नेक्स्ट सेक्शन फाइलिंग स्टेटस का है। अगर आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के साथ सैलरी भी अर्न करते हैं तो पॉइंट नंबर A19 में आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंटर करना है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको अपना एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या अदर्स सिलेक्ट करना है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर A20 में आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन सिलेक्ट करना है और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना रेलेवेंट सेक्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी नोटिस के रेस्पॉन्स में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना रेलेवेंट सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको यस सिलेक्ट करना है। चलिए समझते हैं 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, बट क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की हैं तो आपको 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ये क्या क्या कंडीशन है, आइए एक बार समझते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपने करंट अकाउंट में एक या इससे ज़्यादा बार में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए
डिपॉजिट किए हैं, या आपने अपने फॉरेन ट्रैवल पे रुपए 2 लाख या इससे ज़्यादा स्पेंड किए हैं, या फिर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन किया है। इन तीनों ही सिचुएशन में आपको 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर A21 में अगर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना रिसीट नंबर एंटर करेंगे ओरिजिनल रिटर्न का, और यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करने की डेट एंटर करेंगे। पॉइंट नंबर A22 में अगर आप किसी नोटिस के रेफरेंस में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर नोटिस की डेट एंटर करेंगे। पॉइंट नंबर A23 में अगर किसी एसएससी की डेथ हो चुकी है और उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पर रिटर्न फाइल कर रहा है तो यहाँ से आपको यस सिलेक्ट करना है और बाकी डिटेल्स एंटर करनी है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करके आप सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट टैब पे प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट टैब इनकम डिटेल्स का है। इस टैब के अंडर इनकम के सभी सोर्सेज की ग्रॉस टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। इसके पॉइंट नंबर B1 में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। ये इंफॉर्मेशन शेड्यूल BP से ऑटो कैप्चर होगी। तो चलिए पहले शेड्यूल BP की इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। शेड्यूल BP में आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। यहाँ पर सेक्शन 44 AD के अंडर जो बिजनेसेस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको अपना बिजनेस का नेम एंटर करना है। यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस कोड लिस्ट है। अगर आप अपने बिजनेस का रेलिवेंट कोड फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपका बिजनेस कोड बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। इसके पॉइंट नंबर E1 में आपको ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। अगर आपने अपनी सेल बैंकिंग चैनल के थ्रू की है तो पॉइंट नंबर A में उसकी वैल्यू एंटर करनी है, और अगर आपने कैश सेल की है तो पॉइंट नंबर B में एंटर करनी है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर E2 में आपको अपनी प्रिजम्पटिव इनकम एंटर करनी है। अगर आपकी सेल बैंकिंग चैनल के थ्रू थी तो आपको अपनी सेल का 6% या इससे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर इनकम के तौर पर दिखाना है, और अगर आपने कैश सेल की है तो पॉइंट नंबर B में उस कैश सेल का 8% या इससे ज़्यादा अमाउंट एज इनकम शो करना है। पॉइंट नंबर C में आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। एक बार समझते हैं टर्नओवर और इनकम में क्या फ़र्क होता है। आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी टोटल बिलिंग की है वो आपकी ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट कहलाएगी, और जब आप इसमें से अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो आपका इनकम कहलाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए, अगर आप 6% या 8% से कम अपनी इनकम क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 44 AB के अंडर ऑडिट कराना कंपलसरी होगा, तभी आप 6% या 8% से कम अपनी इनकम क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का नेम एंटर करना है। इसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस का कोड ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बिजनेस का डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। पॉइंट नंबर E3 में आपको अपने प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट एंटर करनी है, और पॉइंट नंबर E3 में आपको प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA का अमाउंट एंटर करना है, जो कि आपकी ग्रॉस रिसीट के 50% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि हमने सेक्शन 44 AD में भी आपको बताया था कि अगर आप इस स्पेसिफाइड इनकम से कम इनकम क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 44 AB के अंडर ऑडिट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन में ट्रांसपोर्टर बिजनेस अपनी प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 AE के अंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस का नेम, बिजनेस का कोड ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। इस सेक्शन में आपको अपने व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। ऐड बटन पे क्लिक करके आप जितने चाहें उतने व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर E5 में आपको अपनी प्रिजम्पटिव इनकम
फ्रॉम गुड्स कैरेज बिजनेस एंटर करनी है। पॉइंट नंबर E6 में आप सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर एंटर करेंगे और पॉइंट नंबर E7 में आपकी प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। पॉइंट नंबर E8 में तीनों सेक्शंस की ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। पॉइंट नंबर E9 में आपको अपनी GST टर्नओवर की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। यहाँ पर आपको अपना GST नंबर एंटर करना है और उसकी करस्पॉन्डिंग GST टर्नओवर जो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर GST रिटर्न्स में रिपोर्ट की थी उसकी वैल्यू एंटर करनी है। इसी तरीके से ऐड बटन पे क्लिक करके आप जितने चाहें उतने GSTI नंबर की इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं और पॉइंट नंबर E10 में आपके सारे GST नंबर्स की टोटल टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स एंटर करने हैं। एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2020 आपकी बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं पॉइंट नंबर E11 से लेकर E24 में आपको उनकी वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पर पॉइंट E15, E19, E20 और 22 में वैल्यूज एंटर करना मैंडेटरी है। बाकी फील्ड्स को चाहें तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। चलिए फिर से इनकम डिटेल के टैब पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं शेड्यूल बीपी को फिल करने के बाद टैब इनकम डिटेल्स के पॉइंट नंबर B1 में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर रिफ्लेक्ट करने लगी है। इसके पॉइंट B2 में आपको सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है। तब पॉइंट A, B, C में आपको ग्रॉस सैलरी, परक्विजिट या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अगर इनकम टैक्स सेक्शन 10 के अंडर आपका कोई अलाउंस एग्जम्प्ट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको रेलिवेंट अलाउंस सिलेक्ट करना है और उसका अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है। सेक्शन 16 की डिडक्शंस मिलने के बाद सब पॉइंट 5 में आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। पॉइंट B3 में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या डीम लेट आउट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी रेंटल वैल्यू, लोकल टैक्सेस जो आपने पेड किए हैं वो शो करना है और बाकी की इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के बाद यहाँ पर आपको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरीके से पॉइंट नंबर B4 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको इनकम सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट था सेविंग अकाउंट से। इनकम डिटेल टैब के पार्ट C में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल फर्निश करनी है। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से येस सिलेक्ट करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन शेड्यूल DI में फर्निश करनी है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80C में अगर मैंने 50,000 रुपीज़ का अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इन्वेस्ट किया था और उसमें से ₹15,000 मैंने इस रेलिवेंट पीरियड में इन्वेस्ट किया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन शेड्यूल DI में मुझे शो करनी पड़ेगी। चलिए समझते हैं शेड्यूल DI में इस इन्फॉर्मेशन को कैसे शो करना है। आप देख सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर फर्स्ट कॉलम में मेरा टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है और 15,000 का जो अमाउंट मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच में इन्वेस्ट किया था वो मुझे यहाँ पर शो करना है। इसी तरीके से अगर बाकी सेक्शंस में भी आपने कोई अमाउंट इस रेलेवेंट पीरियड में इन्वेस्ट किया है तो उसका बाइफिकेशन शेड्यूल DI में आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए वापस इनकम डिटेल टैब पे आ जाते हैं। सेक्शन 80C की तरह ही यहाँ पर चैप्टर 6A की बाकी डिडक्शंस के लिए भी कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपने किसी अदर सेक्शन में भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर उसका अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर C1 से लेकर पॉइंट नंबर C18 तक आप अपनी सारी डिडक्शंस का अमाउंट एंटर कर सकते हैं और C19 में आपकी टोटल डिडक्शन का अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लगेगा। फाइनली पॉइंट C20 में आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन रिफ्लेक्ट करेगी। पार्ट D में आपकी टैक्स कंप्यूटेशन और टैक्स का स्टेटस शो होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर D1 से लेकर D12 तक आपकी टैक्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी और फाइनली पॉइंट D12 में अगर आपका कोई टैक्स पेबल है तो उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे केस में ये अमाउंट 0 है। अगर आपको इनकम डिटेल्स का ये टैब थॉरली समझना है
तो आप मेरा ITR 1 का वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है। सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करके हम नेक्स्ट टैब पे प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट टैब टैक्स डिटेल्स का है। यहाँ पर आपको अपने TDS या TCS की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी। ये इंफॉर्मेशन फॉर्म 26AS या फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पर आपको आपके सैलरी से रिलेटेड TDS की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है, अगर आपके केस में वो एप्लीकेबल है तो। यहाँ पर शेड्यूल 2 में अदर देन सैलरी की TDS की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरीके से फॉर्म 16C से रिलेटेड TDS की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करती है और नेक्स्ट शेड्यूल में आपकी TCS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है। शेड्यूल IT में आपके एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी है। ये इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट नहीं होती है। फर्स्ट कॉलम में आपको BSR कोड, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। हमारे केस में कोई टैक्स पेबल नहीं है, इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट टैब टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का है। ये इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करने का फाइनल टैब होता है। इससे पहले बचे हुए टैब्स को समझते हैं। शेड्यूल DI हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए शेड्यूल 80D को समझते हैं। शेड्यूल 80D में आपको मेडिक्लेम या मेडिकल एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। इसके पॉइंट नंबर 1 में अगर आपकी फैमिली या कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। और अगर आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 में आपको अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। आपके पेरेंट्स में से अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना है। और अगर आप सेक्शन 80D का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सिलेक्ट करना है। चलिए शेड्यूल 80G को समझते हैं। शेड्यूल 80G में आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को कोई डोनेशन दिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इनकम डिटेल टैब में आपको शेड्यूल 80D या 80G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फिल नहीं करनी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप इन रेलिवेंट शेड्यूल्स में एंटर करेंगे वो डिटेल इनकम डिटेल्स टैब में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। चलिए फिर से अपने फाइनल टैब पे वापस आ जाते हैं। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के टैब में फर्स्ट सेक्शन में आपको टैक्सेस पेड की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी। पॉइंट नंबर D17 में जो भी टैक्स आपने TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट के थ्रू पे किया है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। D18 पॉइंट में अगर आपका फाइनली कुछ टैक्स पेबल है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और अगर आपका रिफंड बनता है तो पॉइंट D19 में रिफ्लेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर D20 में आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करनी है और उसका अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है। पॉइंट D21 में बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रीवियस रिटर्न से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। आपको रिफंड क्रेडिट के लिए अपने अकाउंट को यहाँ पर टिक जरूर करना है। इसी तरीके से अगर आपको अदर बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी है तो ऐड टैब पे क्लिक करके आप नंबर ऑफ बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फर्निश कर सकते हैं। फाइनल सेक्शन वेरिफिकेशन का है। यहाँ पर आपको आपका नेम पैन डेटाबेस से ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। इसके बाद आपको अपना फादर नेम एंटर करना है। नेक्स्ट आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग कैपेसिटी सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव कर्ता या पार्टनर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपना प्लेस सिलेक्ट करना है और डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम से ऑटो कैप्चर हो जाएगी। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन का कोई एक मैकेनिज्म चूज करना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने आधार या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको 120 दिन का समय देता है अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करने के लिए। और अगर आप थर्ड ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आपको आपकी रिटर्न हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकालकर मैनुअली साइन करके सीपीसी बेंगलोर में भेजनी पड़ेगी। इन तीनों ऑप्शंस में कोई भी एक ऑप्शन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। ओके करके आपको प्रोसीड करना है। रिटर्न की फाइनल प्रीव्यू कॉपी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको इसको अच्छे से रिव्यू करना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिकॉज मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो मेरे को ये रिटर्न 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करनी होगी। रिटर्न को ई वेरीफाई करने के बाद आपके रिटर्न फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए आपको डैशबोर्ड पे आना है। उसके बाद व्यू रिटर्न फॉर्म्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। रिटर्न फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन में आपको रिटर्न एक्नॉलेजमेंट और ITR फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक गिवन है। इन दोनों लिंक्स को क्लिक करके आप अपना ITR फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।